हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूं आपके सम्मुख अनिल मोहन जी के उपन्यास सीक्रेट एजेंट के तीसरे एपिसोड को लेकर के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सीक्रेट एजेंट एपिसोड नंबर 3। बैठिए टाइगर साहब। रफीक अली के चेहरे पर से मुस्कान एकाएक गायब हो गई थी। अब वहां गंभीरता ने जगह ले ली थी। मैं जानता हूं यहां तक पहुंचने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अफसोस की बात है तब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता था, क्योंकि जहां आप फंसे थे एक तो वह जगह बहुत दूर थी और दूसरे उस जगह पर सरदारा नाम के डेंजर स्मगलर का राज चलता है। सिंधे ने सिगरेट सुलगाई। बैठने की अपेक्षा वहां आसपास निगाहें घुमा रहा था। हिंदुस्तान से आपके रवाना होने से पहले ही चीफ ने मुझे सारे हालातों से आगाह कर दिया था और तब से ही मैं आपके यहाँ पहुंचने का इंतजार कर रहा था। सिंधे की निगाहें रफीक अली पर जा टिकी। हम दोनों की मुलाकात आज से पहले कभी नहीं हुई। नहीं, तुम्हारे बारे में मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। सिंधे ने उसकी आंखों में झांका। आप जैसे चाहें मैं आपकी तसल्ली कर सकता हूँ। रफीक अली ने सिर हिलाया। तुम्हारा असली नाम? मनचंदा, JP मनचंदा। तुम्हारी बीवी का नाम? पुष्पा। रहती कहाँ है? दिल्ली के मेहरौली में। बच्चे कितने हैं और उनका नाम? सिर्फ एक लड़की है मेरी, जो कि बैंक में काम करती है, उसने जवाब दिया। तुम्हारी पाकिस्तानी बीवी का नाम? सलमा। रफीक अली उर्फ JP मनचंदा बोला। उसके 2 बच्चे हैं और जब मुझे आपके यहाँ पहुंचने की खबर मिली तो मैंने उसे कुछ दिन के लिए उसकी माँ के यहाँ भिजवा दिया और हिंदुस्तानी एजेंट के तौर पर इस समय पूरे इस्लामाबाद को मैं कंट्रोल करता हूँ। कोड 1, अपने कपड़े उतारो। उसने फौरन अपने कपड़े उतार दिए। सिंधे आगे बढ़ा और उसकी पीठ पर बने तिल को देखने लगा। तत्पश्चात उसने हाथ की उंगली से खुरचकर तिल उतारने की अथाह चेष्टा की, परंतु असली होने के कारण वहां नहीं उतरा, जबकि सिंधे के इस प्रयत्न से उसे काफी पीड़ा का एहसास हुआ। उसके जिस्म पर इस समय सिर्फ अंडरवियर था। सिंधे ने पीछे से थोड़ा सा अंडरवियर नीचे किया और उसके नितंब पर बने काले निशान को देखने लगा। सिंधे ने हाथ से रगड़कर भरपूर चेष्टा की कि वह निशान साफ हो जाए, परंतु नहीं हुआ। सिंधे सीधा खड़े होते हुए बोला, कपड़े पहन लो मनचंदा। उसने कपड़े पहने और बोला, टाइगर, मुझे रफीक अली कहकर पुकारो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर? अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई कि रफीक अली के भेष में दुश्मन के एजेंट नहीं है। हाँ, ऐसी तसल्ली करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैं जो काम करने आया हूँ उसका सारा दारोमदार तुम पर है, क्योंकि मेरी ज्यादातर हरकतों से तुम वाकिफ रहोगे। ठीक कहते हो टाइगर। सिंधे आगे बढ़ा और आरामदेह सोफे पर जा बैठा। मैं किस काम के लिए यहाँ आया हूँ? मंसूर खान जैसा डेंजर एजेंट दिल्ली पहुंचकर होम मिनिस्ट्री से किसी प्रकार बहुत ही खुफिया फाइल उड़ा लाया है। तुम उसे वापस हासिल करने आए हो। गुड। सिंधे ने सिर हिलाया। और खबर मिलने के बाद तुमने अब तक क्या किया? रफीक अली आगे बढ़ा और सिंधे के सामने ही बैठते हुए बोला, मैंने इस्लामाबाद स्थित कई एजेंटों को इस काम पर लगा दिया। मंसूर खान के बारे में पूरी खबर रखी कि वह कब आया और उसने क्या क्या किया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसकी एक भी ऐसी हरकत नहीं जिसकी खबर मुझे ना हो। वह फाइल कहाँ है? रफीक अली ने पहलू बदलकर होंठ भींच लिए। तुम्हारी खामोशी का कारण जान सकता हूँ? सिंधे की आंखें सिकुड़ गईं। टाइगर, रफीक अली ने गहरी सांस लेकर कहा, बस एक फाइल ही है जिसके बारे में मैं अपनी कोई राय कायम नहीं कर पा रहा हूँ। खुलकर कहो। सिंधे की आंखों में सख्ती के भाव थे। मंसूर खान पर मेरे आदमियों की निगाहें तब ही टिक चुकी थी जब वहां हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आया था। वहां उसके आदमी उसको ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। उनके साथ वह इस्लामाबाद पहुंचा और अपने ऑफिस जाने की अपेक्षा अपने घर चला गया। इस दरमियान ना तो वह फाइल उसके पास देखी गई और ना ही उसने फाइल अपने किसी आदमी को सौंपी। फाइल को मंसूर खान अपनी कमीज के नीचे भी छिपा सकता था। सिंधे बोला, हाँ, सब बातें जानने के बाद मैंने भी यही अंदाजा लगाया। रफीक अली ने सिर हिलाया। वह सीधा अपने घर पहुंचा। उसके आदमी चले गए। फिर मंसूर खान अपने ऑफिस जाने की अपेक्षा अपने घर गया? सिंधे की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, जबकि उसे ऑफिस जाना चाहिए, फाइल लेकर अपने चीफ के पास पहुंचना चाहिए था।
तुम ठीक कह रहे हो टाइगर, लेकिन हो सकता है उसने अपने आदमियों को चीफ के लिए कोई मैसेज दे दिया होगा। बहरहाल वह 2.5-3 घंटे अपने घर में रहा। उसके बाद नहा धोकर तैयार होकर निकला और अपने ऑफिस जा पहुंचा। तब भी उसके पास फाइल नहीं थी। फाइल वह सरेआम अपने हाथ में तो थामने से रहा। शिंदे ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। इसका मतलब फाइल के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से अब तक उसने वह फाइल चीफ के हवाले कर दी होगी। शिंदे मुस्कुरा उठा। अजीब सी मुस्कान उभरी उसके होठों के बीच। रफीक, वह मंसूर खान है, बहुत ही चालाक। उसके बारे में कोई भी अंदाजा आसानी से मत लगाओ। इस बात को वह आसानी से सोच सकता है कि पाकिस्तान स्थित हिंदुस्तानी एजेंट उस पर निगाह रखे हो सकते हैं। सीधा अपने घर जाना, फिर चीफ के पास जाना, उसकी यह हरकतें हमें झूल देने के लिए भी हो सकती हैं। रफीक अली कुछ नहीं बोला। मुझे इस्लामाबाद स्थित अपने सारे एजेंटों की लिस्ट दो। रफीक अली के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। क्या हुआ? शिंदे की निगाहें उसके चेहरे पर जा टिकी। मैं तुम्हें एजेंटों की लिस्ट नहीं दे सकता टाइगर। क्यों? तुम इस समय जो काम कर रहे हो वह खतरे का है। कभी भी तुम पकड़े जा सकते हो, मारे जा सकते हो। वह लोग तुमसे वह लिस्ट हासिल कर सकते हैं, और ऐसा हो गया तो मेरी बरसों की मेहनत पर पानी ही नहीं फिरेगा, बल्कि हिंदुस्तानी एजेंटों की जबरदस्त कड़ी खत्म हो जाएगी। वह सब गिरफ्तार हो जाएंगे या मारे जाएंगे। पाकिस्तानी सरकार उन्हें जिंदा छोड़ने से रही। तुम्हें जिस चीज की, जैसे व्यक्ति की जरूरत है, मुझे कहो, मैं वैसा ही आदमी बुला। रफीक, शिंदे ने उसकी बात काटकर कहा, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो कि अगर मैं दुश्मनों के हाथ लग गया तो उनकी यातना के बावजूद भी मैं मुंह नहीं खोलूंगा? हाँ, इस बात का विश्वास तो मैं सहज ही कर सकता हूँ। तो फिर एजेंटों की लिस्ट मुझे दिखाओ। मैं उनके नाम, पते, फोन याद करके अपने दिमाग में बिठाकर लिस्ट तुम्हें वापस दे दूंगा। शिंदे ने गंभीर स्वर में कहा। कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि मुझे किसी को भी कॉल करना पड़ सकता है। मैं अभी लिस्ट देता हूँ। कहने के साथ ही रफीक अली उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मिनट भर बाद ही रफीक वापस लौटा तो उसके हाथ में छोटी डायरी थी जो उसने शिंदे के हवाले करते हुए कहा, इसमें इस्लामाबाद स्थित सब एजेंटों के नाम हैं। जरूरत पड़ने पर जब भी इनसे संबंध बनाओ तो ऑपरेशन ब्लैक कैट का जिक्र जरूर कर देना। हर एजेंट के नाम, पते के साथ उसका कोड लिखा हुआ है। संबंध बनाते समय कोड का इस्तेमाल अवश्य करना। यह भी हो सकता है कि हमारे एजेंटों के रूप में तुम्हारा वास्ता किसी गलत आदमी के साथ पड़ रहा हो, क्योंकि तुम किसी को भी चेहरों से नहीं पहचानते। डायरी थामते हुए शिंदे ने सिर हिलाया। मैं डायरी को देखने के बाद कम से कम 2 घंटे की नींद लूंगा। तब तक तुम मेरे लिए कपड़ों का बंदोबस्त कर दो, ऐसे कपड़े जो यहाँ के माहौल से मेल खा जाएं। मैं अभी इंतजाम करता हूँ। चेहरे पर बदलाव लाने के लिए मेकअप वगैरह तो नहीं, अभी मैं चेहरा बदलने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा। तुम जाओ। रफीक अली ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। शिंदे ने डायरी खोली और इस्लामाबाद स्थित हिंदुस्तानी एजेंटों के नाम, पते अपने जहन में बिठाने लगा। उस लिस्ट में सायरा का नाम, पता भी शामिल था। 3 घंटे बाद शिंदे सोकर उठा तो रफीक अली को कमरे में टहलते पाया। शिंदे ने सिगरेट सुलगाई और उसके व्याकुलता भरे गंभीर चेहरे पर निगाह मारी। यह 3 जोड़ी कपड़े रखे हैं। रफीक तिपाई पर रखे लिफाफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह लो डायरी। शिंदे ने उसे डायरी थमाते हुए कहा, तुम इतने गंभीर क्यों हुए पड़े हो टाइगर? रफीक अली ने गंभीर लहजे में कहा, बाहर की हवा कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी तलाश में पाकिस्तानी एजेंट और इस्लामाबाद की सारी पुलिस लगी हुई है। हर किसी के पास तुम्हारी तस्वीर है। उनके हाव भाव बताते हैं कि जैसे तुम्हें तलाश करने के बाद ही खाना खाएंगे। रफीक, यह तो ऐसी कोई बात नहीं है जो कि चिंता का सबब बने। हमारा जो काम है उसमें यह सब तो चलता ही है। खतरे का खेल खेलना ही मेरी जिंदगी है। वैसे भी मंसूर खान की जगह मैं होता तो ऐसे ही प्रबंध करवाता। यह कोई सोचने की बात नहीं है। वह लोग तकरीबन हर दूसरे वाहन की तलाशी ले रहे हैं। करने दो उन्हें जो वह करते हैं। सावधानी के नाते मैं अब चेहरा बदलकर बाहर जाऊंगा। मैं मेकअप नहीं, मुझे रेडीमेड मेकअप चाहिए और थोड़ा सा बालों का स्टाइल चेंज करूंगा। मुझे वहां खास स्प्रिंग लाकर दो जो मैं नाक के भीतर और भीतर फंसाकर अपना चेहरा बदल सकूं। हर चीज का इंतजाम है मेरे पास।
रफीक अली पुनः बोला, इस पर भी अगर चेकिंग के दौरान कहीं फंस जाओ तो उस पते को याद रखना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वह लोग हर किसी का नाम पता भी पूछते हैं। शौकत अली नाम है तुम्हारा। तुम बेगम पुल पर बने 3 मंजिला भवन की पहली मंजिल के 12 नंबर फ्लैट में रहते हो और प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हो। इस भवन को शोरा कोठी के नाम से पुकारा जाता है और शोरा कोठी के नीचे करीब 15 दुकानें हैं जिनमें एक शौकत प्रॉपर्टी डीलर है। वह तुम्हारा ऑफिस है। मेरी बात अच्छी तरह समझ गए ना टाइगर? समझ गया, कहते हुए सिंधे उठ खड़ा हुआ। उसके बाद सिंधे नहा धोकर तैयार हुआ। नाक के दोनों छेदों में स्प्रिंग फंसाए जिससे कि उसके नथुने फूल गए। मुंह के दोनों तरफ स्प्रिंग फंसा लिए। अब उसके गालों में फुलाव आ गया था। कुल मिलाकर उसका चेहरा बदला ही नहीं बल्कि अजीब सा भद्दा सा लगने लगा था। स्प्रिंग लगा लेने से उसकी खूबसूरती एकाएक न जाने कहाँ गायब हो गई थी। बालों का अंदाज भी उसने बदल डाला था। गुड। करीब मौजूद रफीक अली मुस्कुराया। अब तुम्हें कोई भी नहीं पहचान सकता। जवाब में सिंधे मुस्कुराया। अब तुम करने क्या जा रहे हो? टोको मत, हर काम मैं अपने ढंग से करता हूँ। ओके, जाने के लिए दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना, नहीं तो दुकान के सेल्समैन खामखा शक कर सकते हैं। और कहीं भी मेरी जरूरत पड़े फोन कर देना, मैं फोन के पास रहूंगा। सिंधे ने सिर हिलाया और रफीक के लाए कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया जो कि उसे पूरे फिट आए थे। कुछ ही पलों में वह वहां से बाहर था। चीफ आसिफ अली ने मंसूर खान को भीतर प्रवेश करते देखा तो उनके चेहरे पर उखड़ेपन से भरे सख्त भाव उभर आए। माथे पर सिलवटें भर आईं। गुड इवनिंग सर, मंसूर खान ने अदब से कहा। इवनिंग मिस्टर मंसूर खान, आसिफ अली साहब ने शब्दों को चबाकर कहा। बैठो। मंसूर खान बैठ गया। रिपोर्ट। आसिफ अली की आवाज सख्त थी। सर, मंसूर खान ने हिचकिचाहट भरे स्वर में कहा। सिंधे पकड़ा नहीं जा सका। क्यों? हालात ही ऐसे हो गए सर कि वह हाथ में आकर भी निकल गया। मंसूर खान, डिपार्टमेंट को तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। मुझे तो तुमसे ऐसी आशा जरा भी नहीं थी। तुम हाथ आई बाजी हार गए। तुम पर जमा मेरा विश्वास अब हिलने लगा है। ऐसी बात नहीं है सर। दरअसल श्रीमान मंसूर खान साहब, चीफ आसिफ अली ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, वहां पर फौजियों का सख्त घेरा था, ऐसा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उस हिंदुस्तानी जासूस सिंधे की तो मजाल ही क्या थी। फिर तुम वहां मौजूद थे। तुम्हारे साथ डिपार्टमेंट के 2 बढ़िया जासूस थे। टाइगर को मैंने पकड़ लिया था सर। वह सुनते रहो जो मैं कह रहा हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। चीफ ने दांत भींचकर कहा। तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम है। टाइगर को मिलिट्री वालों ने पकड़ा। वह उसे अपने कब्जे में रखना चाहते थे, परंतु तुमने मुझे कहा कि टाइगर को तुम अपने कब्जे में रखना चाहते हो, तो मैंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए ऊपर से उन्हें कॉल करवा दी कि उस एजेंट को तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। तुम्हें अपने पर ज्यादा ही विश्वास था। तुमने मिलिट्री वालों की हेल्प लेने से इनकार करके उन्हें वापस भेज दिया और तब उसके मुकाबले पर सिर्फ तुम 2 थे, तुम और सिराज। क्या तुम इतना भूल गए कि वह दुश्मन का एजेंट है, फंस चुका है? और कोई इंसान खुद को मौत के मुंह में महसूस करता है तो बचने की खातिर उसमें 10 इंसानों की शक्ति भर आती है, बेशक वह कितना ही कमजोर क्यों ना हो। और वह तो टाइगर था, 1 नंबर का खतरनाक जासूस टाइगर। तुमने कैसे सोच लिया कि वह तुम्हारे इशारे पर ही हर कदम उठाएगा? सर, वह मेरे कब्जे में आ चुका था। मैं उसे हेलीकॉप्टर में बिठाने जा रहा था कि उसके किसी साथी एजेंट ने आकर उसकी हेल्प की और वह मेरी हद से निकल गया। इसी में तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुमने कैसे सोच लिया कि वह अकेला होगा? हो सकता है उसकी सहायता के लिए वहां उसका कोई एजेंट भी मौजूद हो। क्या तुम भूल गए कि जब देश का महत्वपूर्ण खतरनाक एजेंट दूसरे देश में जाएगा तो वहां उसकी सहायता के लिए हर कदम पर उसके लोग मौजूद होंगे, इसलिए कि कहीं अचानक ही वह दुश्मनों के जाल में न जा फंसे। मंसूर खान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। तुम्हारी लापरवाही का अंजाम कितना खतरनाक हुआ है जानते हो? चीफ आसिफ अली क्रोध भरे स्वर में कहे जा रहा था। टाइगर ने पाकिस्तान में घुसते ही सिर्फ 9 घंटों में हमारा कितना नुकसान किया है। सबसे पहले उसने जंगल में एक फौजी की जान ली, फिर 2 फौजियों को कस्बे में आकर शूट किया। हमारे डिपार्टमेंट के 2 महत्वपूर्ण जासूस अकरम और सिराज को तुम्हारी मौजूदगी में गोली से उड़ा दिया।
उसके बाद देश के हेलीकॉप्टर को उसने खत्म कर दिया। और फिर जब वहां कस्बे से निकला, रास्ते में उसने उन 6 पुलिस वालों को शूट कर दिया जो उन्हें पकड़ने जा रहे थे। कितना नुकसान हुआ हमारा, इस बात का तुम सहज ही अंदाज लगा सकते हो। और इस नुकसान के अलावा बड़ी बात तो यह भी है कि वह एजेंट हमारे हाथ नहीं लगा, सांप बच निकला। तुम अगर उसे उसी समय शूट कर देते तो क्या बुरा था। मंसूर खान खामोश रहा। मन ही मन टाइगर के प्रति क्रोध का ज्वालामुखी तेजी से धधक उठा था, परंतु उसने अपनी दिली हालत पर काबू रखा। हमें तुमसे ऐसी लापरवाही की आशा नहीं थी मंसूर खान, तुम तो हमारे डिपार्टमेंट की नाक हो। अगर तुमसे ही ऐसी गलतियां होने लगी तो हमारे बाकी एजेंट किस खाते में जाएंगे। सॉरी सर, मंसूर खान धीमे स्वर में बोला। इन गलतियों को महज इत्तेफाक ही कहा जा सकता है, वरना मेरे होते हुए इतना कुछ ना हो पाता। समय टाइगर के फेवर में था। सरदारा के आदमी भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं थे और टाइगर को हर कदम पर मौका मिलता चला गया। ऐसी बातें कमजोर आदमी कहा करते हैं मंसूर खान। तुम्हारे जैसे आदमी को बातों का सहारा नहीं लेना चाहिए। तुम अपने आप में ही बहुत हो, यह तुम्हारा रिकॉर्ड कहता है। फिर तुम्हें किसी के सहारे अथवा सहायता की क्या जरूरत। मंसूर खान ने शर्म भरे अंदाज में पहलू बदला। तुम जानते हो अब टाइगर इस्लामाबाद में प्रवेश करके कहीं पनाह ले चुका है। यस सर, आई नो इट वेरी वेल। रास्ते में वह बेरी बंग नामक एक छोटे से होटल में रुका था। साथ में कोई युवती भी थी। दोनों मिस्टर एंड मिसेस के नाम से ठहरे थे। चीफ आसिफ अली होंठ भींचकर मेज पर घूंसा मारते हुए बोले, समझ में नहीं आता कि सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा होने के बावजूद भी वह बिना किसी अड़चन के इस्लामाबाद तक सही सलामत कैसे जा पहुंचा। रास्ते में उसे किसी ने रोका क्यों नहीं, पहचाना क्यों नहीं। मंसूर खान के होठों पर पहली बार मुस्कान उभरी। सर, इसमें पहरों पर तैनात पुलिस वालों की कोई गलती नहीं। वह टाइगर है। 3 साल पहले भी मैं उससे टकरा चुका हूँ। वह इतना शातिर है कि किसी को हवा भी नहीं लगने देता, और लग जाए तो कोई उसे छू भी नहीं सकता। चीफ आसिफ अली कई पलों तक उसे देखते रहे। इस समय शहर की क्या पोजीशन है, चीफ ने पूछा। सर, मंसूर खान सामान्य अवस्था में आता हुआ बोला, शहर की सारी पुलिस के पास टाइगर यानी कि सिंधे की तस्वीर है। रूटीन की चेक पोस्टों के अलावा हर 1-2 किलोमीटर के दायरे में बैरियर लगा दिए गए हैं। सिंधे जहां कहीं भी मूव करेगा फौरन पुलिस की निगाहों में आ जाएगा। मैंने डिपार्टमेंट के सब एजेंटों को सिंधे की तस्वीर सहित शहर में फैला रखा है। वह कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही। चेकिंग इतनी सख्त की जा रही है कि उसका बच निकलना आसान नहीं बल्कि असंभव है। वह हमारे हाथ आकर रहेगा। जगह जगह वायरलेस सेट मौजूद हैं। हमारे घेरे को वह तोड़ नहीं सकता। रही बात उस गोपनीय फाइल की जो मैं हिंदुस्तान से उड़ा आया हूँ, उसकी तो हवा भी सिंधे नहीं पा सकता। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हिंदुस्तानी एजेंट 999 श्याम सिंधे उर्फ टाइगर पाकिस्तानी धरती से जिंदा वापस अपने वतन नहीं लौट सके। चीफ आसिफ अली ने सिर हिलाकर पहलू बदला। मंसूर खान, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया कि टाइगर की तस्वीरें इतने कम समय में हर जगह फैला दी, लेकिन वह मेकअप करके अपना चेहरा भी बदल सकता है। मैं भी इस मुद्दे पर सोच चुका हूँ। जैसे कि हमने उसे फंसाने के लिए इंतजाम कर रखे हैं, उसी प्रकार वह भी तो अपने बचाव में कुछ करेगा। फिर भी हमारी गिद्ध जैसी निगाहों से वह शायद ही बच सके। वह हमारी नाक के नीचे घूम रहा है, कभी तो फंसेगा ही। और मैं खुद भी वायरलेस गाड़ी पर सारे शहर में गश्त करता फिर रहा हूँ। इस पर भी देखते हैं वह कब तक हमारी निगाहों से बचता है और बचकर क्या करता है। चीफ आसिफ अली अपनी कुर्सी से उठे और ऑफिस में चहलकदमी करने लगे। मंसूर खान की विचार भरी निगाह चीफ पर जा अटकी थी। कुछ पलों बाद चीफ ने ठिठक कर गर्दन घुमाते हुए उसे देखा। मंसूर खान, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह फाइल तुम मेरे हवाले कर दो। मैं उस फाइल के बारे में किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। जैसा आप मुनासिब समझे सर। वह फाइल मेरे पास बहुत सुरक्षित है। फिर भी आप कहते हैं तो अगली बार जब भी आपके पास आऊंगा वह फाइल लेता आऊंगा। ले ही आओ तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले कई बार मुझसे वह फाइल मांग चुके हैं। ऑल राइट सर। मंसूर खान उठ खड़ा हुआ। अब मैं जब भी आऊंगा फाइल लेता आऊंगा। वैसे तो मैं अभी ले आता, परंतु इस समय मुझे शहर का चक्कर लगाने जाना है। कई जगहों से रिपोर्ट लेनी है। डोंट वरी, अगली बार जब भी ऑफिस आओ तब फाइल ले आना। ओके सर।
बी केयरफुल मंसूर खान, टाइगर हमारे हाथ आना ही चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ऐसा ही होगा सर, मंसूर खान ने अलर्ट मुद्रा में कहा और इजाजत लेकर बाहर निकल गया। दिलो दिमाग में सिर्फ टाइगर ही घूम रहा था। रफीक अली ने ठीक ही कहा था। हर चौराहे पर, हर मुनासिब जगह पर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी और वाहनों की तलाशी लगातार जारी थी। किसी पर जरा भी शक सुबह होता, फौरन उसका नाम पता पूछा जाता। तसल्ली होती तो उसे आगे जाने दिया जाता, नहीं तो उसके जवाबों की सत्यता के लिए उसे वहीं बैठा लिया जाता। हर कोई जानने को आतुर था कि मसला क्या है, परंतु यह बात उन्हें नहीं मालूम हो रही थी। पुलिस की सख्ती पर हर कोई हैरान परेशान था। सिंधिक काफी दूर तक पैदल ही गया था। उसका इरादा पुलिस वालों के सही हालात जानने का था और वह जान भी चुका था। कहीं कहीं पुलिस वालों के साथ सादे कपड़ों में भी व्यक्ति मौजूद थे और सिंधे को समझने में देर नहीं लगी कि वह खुफिया विभाग वाले हैं। इस बात को भी वह महसूस कर चुका था कि यह सारे इंतजाम मंसूर खान ही कर सकता है। वास्तव में इंतजाम ऐसे थे कि सिंधे ने मन ही मन सावधानी बरतने का निश्चय किया। सिंधे ने सड़क पर जाती खाली टैक्सी को रोका और उसमें बैठते हुए ड्राइवर को करीम बाग चलने को कहा। टैक्सी पुनः आगे बढ़ गई। खिड़की से बाहर देखते हुए सिंधे विचारों में गुम हो गया। उसकी विचारधारा का एकमात्र केंद्र फाइल थी कि मंसूर अली ने वह फाइल कहाँ रखी होगी या फिर किसके हवाले की होगी। सबसे ज्यादा चांस सिंधे को लगे कि मंसूर खान ने फाइल अपने चीफ के हवाले कर दी होगी और चीफ ने वह फाइल ऊपर अपने आकाओं को सौंप दी होगी। यानी कि चीफ ही बता सकता है कि वह फाइल कहां पर इस समय मौजूद हो सकती है। चीफ आसिफ अली फ्रॉम खुफिया विभाग पाकिस्तान, इस नाम से वाकिफ था सिंधे ने अपने जेहन में बसा रखे एजेंटों की लिस्ट को ताजा किया। उनमें से एक ऐसा नाम उभरा जो इस काम में उसकी सहायता कर सकता है, अब्बास खलीफा। सिंधे ने पल भर में ही निर्णय लिया और टैक्सी ड्राइवर से बोला, मुझे कुछ काम याद आ गया है, करीम बाग की अपेक्षा मुगल बाग चलो। जी कहते हुए टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को दूसरी सड़क पर डाल दिया। कुछ आगे जाते ही सामने वाहनों की कतार नजर आई। ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। आगे पुलिस चेकिंग हो रही थी। सिंधे के होंठ सिकुड़ गए। उसने सिगरेट सुलगा ली। दिमाग खराब कर रखा है आज पुलिस वालों ने, टैक्सी ड्राइवर क्रोध में बड़बड़ाया। क्या हुआ? मालूम नहीं जनाब, जगह जगह पुलिस चेकिंग हो रही है। क्यों हो रही है यह तो कोई बताता नहीं। अलबत्ता हर जगह घंटा आधा घंटा खराब हो जाता है। ओह, किसी स्मगलर की तलाश कर रहे होंगे। मालूम नहीं साहब, लेकिन स्मगलरों को इस तरह थोड़े ना तलाश किया जाता है। किसी के माथे पर थोड़े ना लिखा है कि वह स्मगलर है। और जिसकी तलाश हो रही है, क्या उसे नहीं मालूम कि पुलिस वाले मेरी तलाश कर रहे हैं? ऐसी हालत में वह भला घर से निकलेगा ही क्यों? कह तो तुम ठीक ही रहे हो, सिंधे ने शांत भाव में सिर हिलाया। इनको यह भी नहीं परवाह कि कोई जरूरी काम से जा रहा हो सकता है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, उसे अस्पताल पहुंचने की जल्दी होगी, या फिर टैक्सी ड्राइवर बुड़बुड़ किए जा रहा था। परंतु सिंधे का ध्यान तो सामने की तरफ था। तलाशी के उपरांत वाहन आगे सरके जा रहे थे। पुलिस वाले वर्दी में नजर आने लगे थे। साथ में सादे कपड़ों में मौजूद खुफिया विभाग वाले भी थे। पीछे भी वाहनों की लाइन लगनी आरंभ हो गई थी। सिंधे शांत किंतु सतर्क मुद्रा में बैठा था। पाकिस्तान की सड़कों पर घूमना था तो इन हालातों का सामना तो करना ही था। अगर खामोशी से टैक्सी से निकलकर अब खिसक जाता तो घंटे 2 घंटे बाद यही अवस्था कहीं और होती। इसी कारण सिंधे खिसकने की अपेक्षा टैक्सी में बैठा रहा। आधे घंटे के बाद उसका नंबर आया। सामने ही लकड़ी की लंबी मोटी बल्ली को बैरियर की शेप दी हुई थी। उसके दाएं बाएं करीब 20 पुलिस वाले हथियारों को थामे सतर्क मुद्रा में खड़े थे। तलाशी लेने वालों की 8 की टोली अलग से थी, जिसमें 2 खुफिया विभाग वाले और अन्य 6 पुलिस के ऑफिसर थे। सिंधे ने अपनी तरफ बढ़ते उस ग्रुप पर निगाह मारी। अगले ही पल वह जोरों से चौंका और उससे भी कहीं जल्दी उसने खुद को सामान्य अवस्था में कर लिया। उसकी निगाहें धोखा नहीं खा सकती थी। वह सायरा थी, पुलिस की वर्दी में, कमर में होलिस्टर लटक रहा था। वह बहुत ही ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही थी। करीब आने पर उसने देखा उसकी छाती पर लगी नेम पट्टी पर जीनत हुसैन लिखा था। इससे ज्यादा सिंधे नहीं सोच सका, क्योंकि तब तक वह लोग टैक्सी को घेर चुके थे। बाहर आइएगा जनाब, सादे कपड़ों वाले व्यक्ति ने अदब भरे लहजे में कहा।
सिंधे ने टैक्सी का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। आपके साथ कोई सामान? नहीं, लेकिन बात क्या है? आप इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? सिंधे का स्वर शांत था। आप कोई भी प्रश्न पूछकर कृपया समय बर्बाद न करें, उसने शालीन स्वर में कहा। हमें अपना काम करने दें, पीछे और भी लोग खड़े हैं। आपका नाम? शौकत अली। सिंधे ने वही दोहराया जो उसे रफीक ने समझाया था। रहते कहाँ हो? बेगम पुल पर शोरा कोठी है, उसकी पहली मंजिल के 12 नंबर फ्लैट में, और नीचे दुकानें हैं, उनमें एक दुकान मेरी है, शौकत प्रॉपर्टी डीलर के नाम से। पूछने वाले के चेहरे पर तसल्ली के भाव उभर आए। सिंधे की निगाह सायरा पर गई, जो कि उसे पैनी निगाहों से देख रही थी, और खास तौर से उसकी निगाह माथे के एक तरफ मौजूद छोटे से तिल पर थी। उसकी आंखों के भावों से सिंधे को समझते देर न लगी कि वह उसे अच्छी तरह सिंधे के रूप में पहचान चुकी है। सादे कपड़ों वाला पीछे होता हुआ पुलिस वालों से बोला, इसकी तलाशी लो। सिंधे के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। तलाशी? उसके पास तो रिवॉल्वर था। तलाशी के लिए पुलिस वाला उसके करीब पहुंचा। सिंधे समझ गया कि उसका खेल खत्म होने जा रहा है। तलाशी लेते ही उसके कपड़ों में छिपी रिवॉल्वर फौरन पकड़ में आ जानी थी, और रिवॉल्वर के बारे में पूछे जाने पर वह भला क्या जवाब देता? रिवॉल्वर तो बिना लाइसेंस की गैर सरकारी थी। वह दुश्मन देश में था और इन हालातों में कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं था। वह पकड़े जाने पर यह भी नहीं कह सकता था कि वह हिंदुस्तानी जासूस है या हिंदुस्तानी है। बाद में हंसकर उसे सिर्फ मौत ही स्वीकार करनी थी और लावारिसों की तरह उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। लेकिन सिंधे इतनी आसानी से खुद को मौत के हवाले करने वाला नहीं था। मौत की आखिरी घड़ियों में भी जान की बाजी लगाकर जान बचाने का अंतिम दांव उसे आता था। यह जुदा बात थी कि अपनी जान बचाने में वह सफल होता है कि नहीं। आज तक तो ऐसे मौके पर वह सफल रहा ही था। सिंधे के हाव भाव में चीते की सी फुर्ती और खूंखारता के भाव विद्यमान हो चुके थे। जैसे मौत से भरी आखिरी छलांग लगाने से पहले चीता अंगड़ाई लेता है, कुछ ऐसा ही हाल सिंधे का था। तुम्हारे पास कोई हथियार है? पुलिस ऑफिसर ने शांत स्वर में पूछा। नहीं। सिंधे के होठों पर मुस्कुराहट बिखर आई। पुलिस वाले के हाथ तलाशी की मुद्रा में उसके जिस्म पर फिरने लगे। 2 पल भी नहीं बीते होंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ उसके कपड़ों में छिपी रिवॉल्वर पर जा टिका। इंस्पेक्टर चौंका। उसने हैरानी से सिंधे को देखा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता या कह पाता, सिंधे का हाथ बिजली किसी गति से चला और इंस्पेक्टर के होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर उसकी कनपटी पर रख दिया। इंस्पेक्टर हक्का बक्का रह गया। यही हाल अन्यों का हुआ। 2 क्षण बीतने पर उन्हें माजरा समझ में आया। अगले ही पल सबके हाथों में रिवॉल्वरें चमक उठी। बैरियर के पास खड़े पुलिस वालों के हथियार सिंधे की तरफ उठ गए। एकाएक माहौल बेहद खतरनाक हो उठा था। आसपास वाहनों में बैठे लोगों ने यह नजारा देखा तो वह अपने वाहनों से निकलकर दूर होने लगे। सिंधे के चेहरे पर मौत से भरे वहसी भाव विद्यमान हो चुके थे। उसने मुंह और नाक में फंसे स्प्रिंग निकालकर जेब में डाल लिए थे। वह सतर्क था, टाइगर से भी कहीं ज्यादा सतर्क। उसकी 2 आंखें इस समय 10 आंखों का काम कर रही थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी जरा सी लापरवाही उसके शरीर में 50 गोलियां प्रवेश करा सकती थी। इंस्पेक्टर का हाथ उसके कपड़ों में छिपे रिवॉल्वर पर से कब का हट चुका था और बुत की स्थिति में वह निर्जीव सा खड़ा था। मौत के भय से चेहरा फक, आंखों में जहान भर की दहशत। बेवकूफी मत करो हिंदुस्तानी एजेंट। एकाएक सायरा के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठा था। हमने तुम्हें पहचान लिया है। पहले तुम मेकअप में थे, इसलिए हम धोखा खा गए। तुम्हारी हर हरकत तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। अगर खुद को हमारे हवाले कर दो तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है। कानून के नाम पर खुद को हमारे हवाले कर दो। जुबान बंद, कोई नहीं बोलेगा। सिंधे के होठों से गुर्राहट निकली। अगर किसी ने चालाकी करने की चेष्टा की तो यह इंस्पेक्टर बेमौत मारा जाएगा। जो मैं कहता हूं वही किया जाए, वरना इस इंस्पेक्टर के साथ 2-4 पुलिस वाले और भी मरेंगे। फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा? सादे कपड़ों वाला बोला। मैंने कभी भी अपने अंजाम की परवाह नहीं की। सिंधे के होठों से मौत भरा स्वर निकला। मौत का मुझे इसलिए कोई डर नहीं कि क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन इसी तरह मुझे मरना है। जान से ज्यादा मुझे अपना मिशन प्यारा होता है जिसके लिए मुझे भेजा जाता है। तुम जैसे लोग मेरी राहों में रोड़ा नहीं बन सकते। जो मैं कहता हूं सिर्फ वही होना चाहिए, वरना तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते टाइगर।
सादे कपड़ों वाला पुनः बोला, हम तुम्हें किसी भी हालत में बख्श नहीं सकते। तुम्हें पकड़ने के लिए अगर हमें एक दो जाने कुर्बान भी करनी पड़े तो। शिंदे के होंठों से गुर्राहट निकली। सिर्फ एक क्षण के लिए उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर इंस्पेक्टर की कनपटी से हटी, ट्रिगर दबा और पुनः इंस्पेक्टर की कनपटी से आ सटी। सादे कपड़ों में मौजूद खुफिया विभाग के ऑफिसर का भेजा उड़ गया। खून के छींटे दूर दूर तक जा उड़े थे और उसका शरीर कटे पेड़ के समान नीचे जा गिरा था। हर कोई स्तब्ध और हक्का बक्का रह गया था। किसी को भी यह आशा नहीं थी कि शिंदे इन हालातों में ऐसी हरकत भी कर सकता है। वह लोग शिंदे को शूट न करने पर मजबूर थे। शिंदे पर फायर करने का मतलब था इंस्पेक्टर को भी गोलियां लग जाना। कोई भी फालतू नहीं बोलेगा, जो मैं कहूँ वह काम फौरन करते जाओ, कहते हुए शिंदे की खूनी निगाहें सायरा पर जा टिकी। तुम बैरियर के पास खड़े पुलिस वालों के हथियार नीचे गिरवाकर उन्हें यहाँ से सीधा भाग जाने को कहो। अगर एक भी पुलिस वाला वहां रुका तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। हरी अप, मेरे पास समय कम है। सायरा जल्दी से पुलिस वालों की तरफ बढ़ी। वहां दूर दूर तक मजमा लगा था। हर कोई इस खूनी खेल को दिलचस्पी और आतंक भरी निगाहों से देख रहा था। सायरा ने पुलिस वालों को शिंदे का ऑर्डर दोहराया। सब पुलिस वालों ने हाथों में थाम रखे हथियार नीचे रखे और पलटकर आदेश के मुताबिक भाग गए। आधे मिनट में ही वह निगाहों से ओझल थे। सायरा बैरियर के पास ही खामोशी से रिवॉल्वर थामे खड़ी थी। शिंदे ने सामने खड़े पुलिस वालों को देखा। उनमें से एक खुफिया विभाग का ऑफिसर था। कुल मिलाकर वह 6 थे और उनकी आंखों में भय समाया हुआ था। अपने हथियार नीचे फेंको, शिंदे गुर्राया। अगले ही पल उन सबने अपने रिवॉल्वर नीचे फेंक दिए। हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। सबने हाथ ऊपर कर लिए और फिर मौत का पुतला बने शिंदे ने इंस्पेक्टर की कनपटी से रिवॉल्वर हटाई और ट्रिगर दबाता चला गया। रिवॉल्वर में सिर्फ 5 गोलियां थीं। 5 गोलियां सामने खड़े 6 में से 5 के माथों के बीच जा लगी। वह जान भी नहीं सके कि क्या हो रहा है। यह जानकर कि उसके रिवॉल्वर की गोलियां समाप्त हो गई हैं, इंस्पेक्टर ने शिंदे की गिरफ्त से निकलना चाहा। उधर बचे छठे पुलिस वाले ने भी भय से भागना चाहा, परंतु वह दोनों अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सके। तब तक शिंदे के कपड़ों में छिपी रिवॉल्वर बाहर आ चुकी थी और पलटकर भागने की कोशिश करते छठे पुलिस वाले की खोपड़ी में गोली लगी और रिवॉल्वर पुनः इंस्पेक्टर की कनपटी पर आ लगी। इस खूनी मंजर को सिर्फ आधे मिनट का समय लगा। शिंदे मौत की परछाई बना हुआ था। उसके कब्जे में खड़े इंस्पेक्टर की टांगें अब थर-थर कांपने लगी थी। शिंदे की निगाह सायरा की तरफ घूमी और ऊंचे स्वर में बोला, तुम औरत हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, कोई शरारत मत करना। रिवॉल्वर फेंको। सायरा ने फौरन रिवॉल्वर फेंक दी। हाथ ऊपर करो और पलटकर खड़ी हो जाओ। सायरा ने ऐसा ही किया। शिंदे ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उसे कोई खतरा नजर नहीं आया। अगर कोई पुलिस वाला नजर भी आया दूर कहीं तो सिर्फ डंडा थामे हुए ही था। वायरलेस सेट द्वारा इस हादसे की सूचना शहर में हर तरफ दे दी गई। शिंदे की तलाश और भी तेज कर दी गई। मंसूर खान को वायरलेस सेट पर जब यह सूचना मिली तो उसके जबड़ों में कसाव आ गया। वह सीधा घटना स्थल पर पहुंचा, जहां पर की पुलिस मक्खियों की भांति मंडरा रही थी। सारे हालात जानने के बाद मंसूर खान केबिन में मौजूद सायरा से मिला। थकी टूटी सायरा निढाल सी बैठी थी। मंसूर खान ने सारा वृत्तांत सायरा के होठों से सुना। लानत की बात है, मंसूर खान गुर्राया। भरी पूरी सड़क, पुलिस बैरियर, हथियारों सहित ढेर सारे पुलिस वाले, सब चाक चौबंद। इस पर भी वह तुम लोगों के सामने आकर निकला ही नहीं बल्कि साथ को सरेआम गोली से उड़ा गया और किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की या फिर उसे रोक पाने की हिम्मत ही नहीं थी। सर, पुलिस वालों के साथ 2 असिस्टेंट भी थे आपके, वह भी उसे नहीं संभाल पाए, उन्हें भी वह जासूस शूट कर गया। सायरा संभल कर बोली, मैंने तो यह भी सुना था जब उसने पाकिस्तान में प्रवेश किया तो हमारी फौज की एक छोटी सी टुकड़ी ने उसे पकड़ लिया था। वहां पर आप भी थे, परंतु आपके हाथों से भी वह बच निकला था। मंसूर खान ने क्रोध में कुछ कहना चाहा कि सायरा पुनः बोली, इसमें किसी की गलती नहीं, वह है ही खतरनाक। हाथ आते ही पल्ला झाड़कर निकल जाता है। आखिर कब तक बचेगा? एक दिन तो हमारे ही हाथों मरेगा। इन शब्दों को सुनकर मंसूर खान का क्रोध कुछ कम हुआ। तुम्हें वहां कैसे छोड़ गया? जब उसने सबको शूट किया तो तब मैं बैरियर के पास उसके कहने पर पुलिस वालों को हथियार छोड़कर भागने का आदेश देने आई थी और सबको शूट करने के बाद
उसने चेतावनी भरे शब्दों में कहा था कि जब तक कोई खास वजह ना हो तब तक वह औरतों को नहीं मारता। यह सब कई लोगों ने स्पष्ट सुना और देखा था। यही वजह थी मुझे जिंदा छोड़े जाने की। यह बात तो पक्की है ना कि वह हिंदुस्तानी जासूस था? हाँ सर, हमारे पास उसकी तस्वीरें हैं। उसने खुद कबूल भी किया था। दांत पीसते हुए मंसूर खान बाहर निकल गया। सायरा ने चैन की लंबी सांस ली। शिंदे का हुलिया शहर में फैले पुलिस वालों और खुफिया विभाग वालों तक पहुंचा दिया गया था। उसकी तलाश की गति बहुत तेज हो गई थी और यह बात शिंदे भी जानता था। छिपता छिपाता वह किसी प्रकार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। सड़कों पर अब और भी सख्ती से तलाशी होने लगी थी। शिंदे ने टैक्सी पकड़ी और कुछ आगे जाकर उसे छोड़ा और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। फिर जब पुलिस बैरियर निकल गया तो उसने पुनः टैक्सी पकड़ ली। इसी प्रकार सावधानी से आगे बढ़ता जा रहा था। शिंदे टैक्सी में बैठा सड़कों पर निगाहें दौड़ा रहा था। चंद पल पहले ही उसने टैक्सी ली थी। नाक और मुंह में स्प्रिंग फंसाकर उसने पुनः अपना चेहरा बदल दिया था। इस तरह पुलिस वाले उसे फौरन नहीं पहचान सकते थे। तभी टैक्सी एक मोड़ पर मुड़ी ही थी कि मुड़ते ही रुक गई। सामने ही पुलिस बैरियर था। वहां पर 4 पुलिस वाले मौजूद थे और इत्तेफाक से बैरियर खाली था। शिंदे को टैक्सी छोड़ पाने का मौका ही नहीं मिला। एक पुलिस वाला वहीं खड़ा रहा। अन्य 3 उसकी तरफ बढ़े। हाथों में हथियार थे। शिंदे का हाथ अपने कपड़ों में गया और रिवॉल्वर पर जा टिका। करीब पहुंचकर पुलिस वालों ने टैक्सी की खिड़की से भीतर झांका। कुछ देर पहले ही वायरलेस सेट पर संदेश के रूप में उन्हें शिंदे का हुलिया और कपड़ों का रंग तक बताया गया था। शिंदे का चेहरा बेशक उनकी जेब में मौजूद तस्वीर से मिलता नहीं था, परंतु जो हुलिया उन्हें बताया गया था वह तो हूबहू मिल रहा था। पुलिस वालों ने तुरंत उस पर हथियार तान दिया। शिंदे शांत मुद्रा में बैठा रहा। बाहर निकलो, एक पुलिस वाला बोला। क्यों? तुम वह हिंदुस्तानी जासूस हो सकते हो जिसकी हमें तलाश है। तुम्हारा हुलिया उस पर ठीक बैठता है। बाहर आओ, हमें अपने शक की जांच कर लेने दो। दूसरे पुलिस वाले ने कहा। अम्मा यार, क्यों तंग कर रहे हो? शिंदे बोला। मैं शौकत अली। बाहर आओ, तीसरा पुलिस वाला कठोर स्वर में गुर्राया। ठीक है भाई, शिंदे ने गहरी सांस लेकर कहा। जैसा साहिब लोगों का हुक्म। कहते हुए शिंदे ने टैक्सी का दरवाजा खोलने का उपक्रम करते हुए हाथ आगे बढ़ाया था। उसे बाहर आते देखकर पुलिस वाले 2 कदम पीछे हटे। तभी शिंदे के दूसरे हाथ ने हरकत की जो कपड़ों में छिपे रिवॉल्वर पर टिका था। हाथ बाहर निकला, उंगलियों में रिवॉल्वर फंसा था। पुलिस वालों को रिवॉल्वर की झलक मिली, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सके। शिंदे की उंगली 3 बार हिली, 2 की छाती में और 1 की खोपड़ी में गोली जा लगी। इसके साथ ही शिंदे फौरन सीट पर झुक गया। उसी समय बैरियर की तरफ से फायर हुआ। टैक्सी का शीशा टूटा और गोली सीट की पुश्त में आ धंसी। ड्राइवर के होंठों से चीख निकली और घबराकर वह कांपता हुआ स्टीयरिंग के पास ही दुबक गया। उसे अपनी जान के लाले पड़ गए थे। शिंदे 2 पलों तक टैक्सी की पिछली सीट पर ही दुबका रहा। हाथ में रिवॉल्वर दबी हुई थी, होंठ भिजे हुए थे। चौथा पुलिस वाला बैरियर के समीप छिपा था। उसे उड़ाना जरूरी था, वरना वह उसे उड़ा सकता था और यह काम जल्दी भी होना चाहिए था। पीछे से कोई दूसरा वाहन भी आ सकता था। यह चलती सड़क नहीं थी, वरना अब तक चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई होती। कुल मिलाकर वक्त बहुत कम था। तभी बैरियर की तरफ से एक और फायर हुआ। इस गोली का भी यही हाल हुआ। वह अकेला पुलिस वाला फायरिंग करके शिंदे के हौसले पस्त करने की चेष्टा में था। शिंदे ने जरा से सिर ऊपर किया और सामने की तरफ देखा। बैरियर के करीब खड़ी जीप की ओट में खड़ा था वहां पुलिस वाला। रह रहकर उसकी गन की झलक मिल रही थी। शिंदे ने सिर नीचे कर लिया। उसके रिवॉल्वर में सिर्फ 2 गोलियां बची थी। फालतू राउंड भी उसके पास नहीं थे और इन 2 गोलियों को बहुत संभाल कर उसे इस्तेमाल करना था। तुम सिर ऊपर मत उठाना, शिंदे ने धीमे स्वर में टैक्सी ड्राइवर से कहा, वरना अपनी गलती से ही तुम अपनी जान गंवाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? घबराहट के कारण टैक्सी ड्राइवर के होठों से कुछ नहीं निकला, सिर्फ गड़गड़ की आवाज ही गले से निकलकर रह गई। उसकी तो जान सूखी जा रही थी। शिंदे ने तीव्र झटके के साथ टैक्सी का दरवाजा खोल दिया। उसी पल कई फायर और दरवाजे में जा लगे। दरवाजा जोरों से कांप उठा। शिंदे ने होंठ भींचे लेटे ही लेटे अपनी मुद्रा बदली और उसका सिर दूसरी तरफ के बंद दरवाजे की तरफ हो गया। अगले ही पल उसने वह दरवाजा भी खोल दिया। टैक्सी के दूसरी तरफ का दरवाजा जीप की ओट में मौजूद पुलिस वालों को सीधा नहीं पड़ रहा था। उस तरफ उसके लिए फायर करना कठिन था।
सिंधे धीरे धीरे खिसकता हुआ दूसरी तरफ के खुले दरवाजे से बाहर निकल गया और सड़क पर लेटकर नीचे से ही उसने जीप की तरफ निगाह मारी, जहां उसे जीप के पहिए और उस पुलिस वाले के पूरे जूते स्पष्ट नजर आए। सिंधे उसी प्रकार उसके जूतों पर निगाहें टिकाए लेटा रहा। वह इस चौथे पुलिस वाले का निपटारा फौरन कर देना चाहता था, परंतु उसके पास गन थी और वह सुरक्षित जगह पर था, जबकि वह खुले में सिर्फ टैक्सी की ओट में था। जिस तरफ से ओट से बाहर निकलता पुलिस वालों ने उसे गन का निशाना बना लेना था। सिंधे की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं थी और वह ज्यादा देर तक भी इस तरह टैक्सी की ओट में छिपा नहीं रह सकता था। किसी भी समय ऊपर से पुलिस वाले या फिर तमाशबीन लोग इकट्ठे होकर उसके लिए खतरा पैदा कर सकते थे। तभी उस पुलिस वाले की आवाज उसके कानों में पड़ी, खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना जिंदा नहीं बचोगे। सिंधे उसी मुद्रा में सड़क पर औंधे मुंह लेटा टैक्सी के नीचे से नजर आ रहे जीप के पहिए और पुलिस वाले के जूतों को देखे जा रहा था। मिनट भर इसी प्रकार गहरी खामोशी में बीत गया। फिर सिंधे को उस पुलिस वाले के जूते हिलते दिखाई दिए। तत्पश्चात घुटने नजर आए जो कि जमीन पर टिक रहे थे। फिर उसका चेहरा दिखाई दिया। पुलिस वाला जीप और टैक्सी के नीचे से झांककर यह जानने का प्रयत्न कर रहा था कि सिंधे टैक्सी में है या दूसरे दरवाजे से बाहर तो नहीं निकल गया। ज्यों ही सिंधे को पुलिस वाले का चेहरा नजर आया, सिंधे ने ट्रिगर दबा दिया। गोली पुलिस वाले की नाक को तोड़ती हुई उसके चेहरे में जा धंसी। सिंधे घटिया से इलाके में स्थित रेस्टोरेंट में पहुंचा। इलाके से मेल खाता घटिया ही रेस्टोरेंट था, कुछ वैसे ही लोग। यह सब तो दिखावा था, असली धंधा रेस्टोरेंट की आड़ में होता था, अवैध शराब बेचने का। और इन सब का मालिक था अब्बास खलीफा, हर तरह का गैर कानूनी काम करने में माहिर। पुलिस के फंदे में कभी फंसा होगा, परंतु अब तो मुद्दा तो हो गई थी, पुलिस के जाल से दूर था। एक तो पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते थे, दूसरे अब्बास पर हाथ डालने में वह कतराते भी थे, क्योंकि एक बार अब्बास खलीफा ने सरेआम 2 पुलिस वालों को उड़ा दिया था जो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में थे। वह पकड़ा गया। अब्बास खलीफा के खिलाफ गवाही देने कोई भी नहीं आया और वह साफ स्पष्ट बच निकला, जबकि सब जानते थे कि उन दोनों पुलिस वालों को अब्बास ने ही मारा था। इस तरह अब्बास खलीफा का खौफ बढ़ गया था। रेस्टोरेंट काफी बड़ा था। सिंधे ने हर तरफ निगाह मारी, आधी जगह ग्राहकों से भरी पड़ी थी। सिंधे रेस्टोरेंट के काउंटर पर पहुंचा। वहां पर मौजूद दादा टाइप व्यक्ति ने उसे प्रश्न भरी निगाहों से देखा। मुझे खलीफा से मिलना है। खलीफा? अब्बास खलीफा। दादा टाइप व्यक्ति ने तीखी निगाहों से उसे सिर से पांव तक निहारा। खिसक जा। क्या? फूट ले यहाँ से। खलीफा तुम जैसे केकड़ों से मिलना पसंद नहीं करते। तो तुम्हें मैं केकड़ा नजर आता हूँ? केकड़ा तो बड़ा होता है, तुम तो उसके बच्चे लग रहे हो। एक हाथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तभी सिंधे का हाथ घूमा, उसके गाल पर पड़ा। अगले ही पल वह कुर्सी सहित नीचे लुढ़कता चला गया। उसका सिर नीचे लगा तो आंखों के सामने लाल पीले तारे नाच उठे। कईयों ने यह दृश्य देखा। अब्बास खलीफा के दादे भी वहां मौजूद थे। यह सब देखकर खतरनाक अंदाज में वह भी उसकी तरफ बढ़ने लगे। अपने सिर पर हाथ रखे वह उठ खड़ा हुआ। तब तक 6 बदमाशों ने उसे घेर लिया था, हर कोई खतरनाक से खतरनाक। क्या बात है? एक ने काउंटरमैन से पूछा। मैंने इसे केकड़ा कहा तो इसने घूंसा जमा दिया, काउंटरमैन ने कहा। बदमाशों की निगाह सिंधे पर जा टिकी। तुम इसे घूंसा मारकर साबित करना चाहते हो कि तुम केकड़ा नहीं हो? हाँ, सिंधे ने शांत मुद्रा में सिर हिलाया। लेकिन हम अभी साबित कर देंगे कि तुम केकड़ा ही हो, बदमाश ने सख्त स्वर में कहा। सब मिलकर साबित करोगे या एक एक करके? सिंधे का चेहरा कठोर हो गया। इससे पहले कोई कुछ कहता, काउंटर पर मौजूद इंटरकॉम का बजर बज उठा। काउंटरमैन ने इंटरकॉम पर निगाह मारी तो चौंका। खलीफा बात करना चाहते थे। हेलो। काउंटरमैन ने फौरन रिसीवर उठाया। इस आदमी को मुझ तक पहुंचा दो। दूसरी तरफ से आवाज आई और लाइन कट गई। काउंटरमैन ने सकपकाकर रिसीवर नीचे रखा और बोला, उस्ताद इसे बुला रहे हैं। 2 बदमाश सिंधे को घेरे में लेकर रेस्टोरेंट के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ गए। अब्बास खलीफा ने हाथ से इशारा किया तो वह दोनों बदमाश सिंधे को छोड़कर बाहर निकल गए। यह बहुत ही खूबसूरत हॉल कमरा था, जहां एक तरफ ऑफिस का रूप दे रखा था और बीच में मोटे पर्दे का पार्टीशन डालकर दूसरा हिस्सा
बतौर बेडरूम इस्तेमाल होता था। अब्बास खलीफा ने टेबल पर हाथ टिकाकर सिंधे को देखा। 50 बरस का अब्बास खलीफा लंबा चौड़ा था। सिर के बाल सफेद और काले मिक्स थे। घुटा हुआ सख्त चेहरा। सिंधे ने नाक और मुंह के भीतर फंसा रखे स्प्रिंग निकाले। एकाएक भद्दा सा नजर आने वाला चेहरा खूबसूरत हो उठा। सिंधे ने उसकी आंखों में झांका। ऑपरेशन ब्लैक कैट। अब्बास खलीफा ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। मैं जानता था यह तुम ही हो सकते हो, टाइगर ही हो सकता है। टीवी स्क्रीन के जरिए मैं नीचे का सारा दृश्य देख रहा था। अब्बास खलीफा का मोटा स्वर बेहद शांत था। सिंधे ने सिगरेट सुलगाई और कस लेकर धीमे स्वर में पूछा, तुम्हारा कोड क्या है? 51। नाम बनारसी दास पुरोहित। हिंदुस्तान में कहाँ घर है तुम्हारा? यूपी में, आगरा में सदर के करीब ही मेरा घर है, जहाँ मेरे बीवी बच्चे रहते हैं। सिंधे ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाया। मेरे बारे में तुम्हें किससे मैसेज मिला कि मैं पाकिस्तान में हूँ? रफीक अली ने इन्फॉर्म किया था। सिंधे ने कस लिया और कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसके बारे में कुछ जानते हो? तुम फाइल वापस लेने आए हो, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। सच तो यह है कि इस मामले के बारे में मुझे बाद में पता चला। अब्बास खलीफा ने गहरी सांस लेकर कहा। सिंधे कुछ नहीं बोला। मेरे पास क्यों आए हो टाइगर? यूं ही खामखा तो आने से रहे। ठीक कहते हो। इस समय मैं जो काम करना चाहता हूँ उसके मुताबिक सिर्फ तुम ही मेरे काम आ सकते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। सिंधे ने कहा। कहो टाइगर, इस मामले में मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरी तो जान भी हाजिर है। मुझे तुम्हारी जान नहीं, सहायता चाहिए अब्बास। सिंधे ने उसकी आंखों में झांका। कहो। चंद पलों तक वहां खामोशी छाई रही। अब्बास खलीफा की निगाहें सिंधे पर टिकी रहीं। अब्बास, सिंधे ने छाई खामोशी को तोड़ा। मैं वहां फाइल लेने आया हूं, जैसे कि मंसूर खान ले आया है। इस समय फाइल कहाँ है किसी को नहीं मालूम। हमारा कोई एजेंट नहीं जानता, यहाँ तक कि रफीक अली भी नहीं जानता। यह बात वास्तव में शर्म की बात है। क्षण भर की खामोशी के उपरांत सिंधे ने पुनः कहा, अब मेरी निगाह में सिर्फ 2 ही ऐसे इंसान हैं जो मुझे फाइल तक पहुंचा सकते हैं। मैं समझा नहीं टाइगर। मैं कह रहा हूँ 2 ऐसे इंसान हैं जिन्हें हर हाल में मालूम है कि इस समय फाइल कहाँ पर होगी, और वह हैं मंसूर खान और उसका चीफ आसिफ अली। मैं तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करके इन दोनों पर हाथ डालना चाहता हूँ। इस काम में जितनी देर होगी फाइल हमसे उतनी ही दूर हो जाएगी। अब्बास खलीफा ने सिर हिलाया। मुझे सिर्फ यह बताओ कि मुझे क्या करना है? खुफिया विभाग के चीफ आसिफ अली पर हाथ डालना है, और यह काम वही हो सकता है जहां पर उसका घर है, रिहाइश है। तुम मालूम करो कि उसका ठिकाना कहाँ है। उस जगह को घेरने और हर तरह का इंतजाम तुम्हारे ऊपर है। आज रात हम यह काम करेंगे। सिंधे ने गंभीर स्वर में कहा। अगर हमने चीफ आसिफ अली पर अपना अधिकार जमा भी लिया तो तुम क्या समझते हो कि वह हमारे प्रश्नों का जवाब देगा? हो सकता है वह मुंह खोलने के सख्त खिलाफ हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें तो काम जारी रखना ही है। ठीक है, आज रात हम इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे देंगे। अब्बास, इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हमारे किसी एजेंट को भी नहीं, यहाँ तक रफीक अली को भी नहीं, समझा? और अगर चीफ आसिफ अली से हमें कामयाबी नहीं मिली तो फिर हम अपना रुख मंसूर खान की तरफ करेंगे। जैसे भी हो उस पर हमें हर हाल में काबू करना होगा। अब्बास खलीफा ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम जैसा चाहोगे टाइगर, वैसा ही होगा। हालांकि मंसूर खान पर हाथ डालना हंसी खेल नहीं है, लेकिन मैं हर हाल में इस काम को भी पूरा करके रहूंगा। शाम हो रही है, समय कम है, तुम्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सब इंतजाम हमेशा मेरे पास तैयार ही रहता है। गुड। सिंधे ने सिर हिलाया। तुम इन कामों से निपटो, तब तक मैं किसी से मिलकर आता हूँ। लेकिन बाहर सख्त चेकिंग है और बेकार के किसी खतरे से दो चार नहीं होना चाहता। कहने के साथ ही सिंधे ने प्रश्न भरी निगाहों से अब्बास को देखा। तुम कोई रास्ता निकालो। चंद पलों की खामोशी के बाद अब्बास खलीफा कह उठा, मुझे तुम्हारे बारे में बराबर खबरें मिल रही हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुमने अगर जरा भी सावधानी से काम लिया होता तो कोई तुम्हारी हवा भी नहीं पा सकता था। क्या मतलब? तुम टैक्सी की सवारी करने की अपेक्षा ड्राइवर बन जाते तो कौन तुम पर निगाह डालता? सिंधे चौंका। अगले ही पल उसका चेहरा मुस्कान से भरता चला गया। बहुत खूब, तुमने तो मेरी बहुत ही बड़ी समस्या हल कर दी। सिंधे हंस पड़ा। मैं अभी टैक्सी का इंतजाम करवा देता हूँ, कहकर अब्बास ने इंटरकॉम पर कुछ कहा।
फिर रिसीवर नीचे रखते हुए बोला, कहो तो मैं किसी को साथ कर दूं? नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूं। अब्बास ने फिर इस बारे में कुछ नहीं कहा। सिंधे ने टेबल पर मौजूद फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। कुछ पलों उपरांत रफीक अली की आवाज उसके कानों में पड़ी। रफीक, मैं बोल रहा हूं। सिंधे के होंठ हिले। कहो, ठीक हो? हाँ। 84 रुपए का हिसाब पूछना था। सिंधे का लहजा स्थिर था। 84 रुपए का हिसाब? 1 मिनट। चंद क्षणों के लिए लाइन पर खामोशी छा गई। सिंधे रिसीवर को कान से लगाए रहा। अब्बास की निगाहें रह रहकर सिंधे की तरफ उठ रही थी। आधे मिनट बाद रफीक की आवाज आई, 84 रुपए का हिसाब कुछ खास नहीं है। सायरा, पता तो तुम्हें याद ही होगा, पार्टी दिखावे के लिए करती क्या है? कुछ नहीं। शायद वह पुलिस में नौकरी करती हो, सब इंस्पेक्टर हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी जगह पर उसे तुमने मेरी हेल्प करने को कहा था? नहीं, और मेरी इजाजत के बिना वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। रफीक की आवाज आई। सिंधे की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ गलत तो नहीं कह रहे? नहीं, जो कहा है ठीक कहा है। बात क्या है? कुछ खास नहीं। तुम किसी से जिक्र नहीं करोगे, भूल जाओ। तुम हो कहाँ? जहाँ हूँ ठीक हूँ, कह नहीं सकता कब हमारी मुलाकात हो। सिंधे ने रिसीवर रख दिया। उसके मस्तिष्क में उथल पुथल मची हुई थी। 84 नंबर सायरा का था। कुछ देर पहले ही उसे पुलिस की वर्दी में पुलिस वालों के साथ देखा। वह पुलिस ऑफिसर थी, जबकि रफीक अली का कहना है कि पुलिस ऑफिसर नहीं है। सायरा उनकी सहायता के लिए बॉर्डर वाले कस्बे में फौरन जा पहुंची थी, जबकि अपने एरिया चीफ की इजाजत के बिना वह ऐसा नहीं कर सकती थी और एरिया चीफ ने उसे ऐसी कोई इजाजत नहीं दी थी। एरिया चीफ रफीक अली को उसकी ऐसी किसी हरकत की हवा तक नहीं थी। आखिर मामला कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ही। सायरा कोई खेल खेल रही हो सकती है, परंतु सिंधे सायरा के बारे में ज्यादा गलत नहीं सोच सकता था, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी, अपनी जान खतरे में डाली थी। आज भी सायरा ने उसे पहचान लिया था, परंतु वह खामोश रही। सायरा का हर कदम उसके हक में था। बहरहाल जो भी हो, डोरी में कहीं ना कहीं तो गांठ थी ही, और उस गांठ को खोलकर देखना बाकी था कि उसमें क्या बंद है। सायरा आखिर चाहती क्या है? अब्बास की आवाज सुनकर उसकी विचार तंद्रा भंग हुई। क्या बात है? कुछ नहीं। सिंधे ने सिर हिलाकर उसके चेहरे पर निगाह मारी। तो रात को चीफ आसिफ अली को घेरने का प्रबंध करूं? सिंधे के सिर हिलाने पर अब्बास ने टेबल के नीचे लगी घंटी बजा दी। सिंधे ने पुनः स्प्रिंग नाक और गलों में फंसा लिया। तभी एक बदमाश टाइप व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। अब्दुल सत्तार को भेजो। आने वाला पलटकर बाहर निकल गया। अब्दुल सत्तार बहुत खतरनाक और विश्वास के काबिल है। वह मेरा खास आदमी है। तुम उस पर हर तरह का भरोसा कर सकते हो, और वह सब कुछ कर सकता है टाइगर। सिंधे ने सिर हिलाया। तभी दरवाजा खोलकर अब्दुल सत्तार ने भीतर प्रवेश किया। वह अब्बास का ही हम उम्र था, सामान्य जिस्म, चेहरे में भी कोई खासियत नहीं। सिंधे को वह किसी भी तरफ से खतरनाक या अब्बास के मुताबिक ज्यादा काम का आदमी नहीं लगा, परंतु अब्बास की बात को वह गलत भी नहीं कह सकता था। अब्दुल सत्तार ने उड़ती निगाह सिंधे पर डालकर अब्बास को देखा। बोलो खलीफा, इसे पहचान लो। अब्बास ने सिंधे की तरफ इशारा किया। मेरा खास आदमी है। जरूरत पड़ने पर तुमने अपनी जान पर खेलकर भी इसकी सहायता करनी है। सुन लिया खलीफा। अब्दुल सत्तार ने गहरी निगाहों से उसे देखा। है कौन यह? तुम्हारे लिए इतना जानना ही काफी है कि ये मेरा खास आदमी है। जवाब में अब्दुल सत्तार ने कुछ नहीं कहा। अब्बास के कुछ कहने से पहले ही इंटरकॉम का बजर बज उठा। उसने रिसीवर उठाकर बात की, फिर रिसीवर रखते हुए सिंधे से कहा, बाहर टैक्सी मौजूद है, मेरा आदमी आ रहा है। वह तुम्हें ड्राइवरों जैसे सादे और घटिया कपड़े पहनने को दे देगा। टैक्सी पर फॉर फिटनेस का बोर्ड लगा दिया गया है। इससे तुम रास्ते से मिलने वाली सवारी को बिठाने से स्पष्ट इनकार कर सकते हो, या जैसा तुम मुनासिब समझो। सिंधे ने सिर हिलाया। तभी दरवाजा खोलकर एक व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। इसके साथ चले जाओ। सिंधे उठ खड़ा हुआ। मैं सारा इंतजाम करने जा रहा हूँ, वक्त पर यहाँ आ जाना। आ जाऊंगा, फिर भी थोड़ी बहुत देर सवेर हो सकती है। उसके बाद सिंधे बाहर निकल गया। अब्दुल सत्तार ने अब्बास खलीफा को देखा। आज रात एक खतरनाक काम को अंजाम देना है अब्दुल सत्तार। इस काम में जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। क्या क्या इंतजाम करना है तुम्हें बता देता हूँ। मामला क्या है खलीफा? खुफिया विभाग के चीफ आसिफ अली के घर पर उसे कब्जे में लेना है, और इस काम के लिए अपने नहीं बाहर के आदमियों को इस्तेमाल करना है।
मैं खुद इस काम में साथ रहूंगा। मामला क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उतना ही समझो जितना मैं बता रहा हूँ। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सारा काम गुपचुप होना चाहिए। कहने के साथ ही अब्बास अब्दुल सत्तार को बताने लगा कि काम कैसे और किस ढंग से करना है। सिंधे ने गली के मोड़ पर टैक्सी रोकी और उतरकर गली में प्रवेश कर गया। उसकी सतर्क निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। चंद कदम बढ़ाने के साथ ही उसने सिगरेट सुलगाई थी। गली के कोने में पुराना सा मकान बना हुआ था। मरम्मत की कमी के कारण वह जर्जर होता जा रहा था। सफेदी का तो दीवारों पर नामो निशान भी नहीं रहा था। अलबत्ता भीतरी सीमेंट का रंग रूप अब नंगी आंखों से स्पष्ट दिखने लगा था। बाहरी लोहे का गेट भी अब उखड़ने को तैयार था। सिंधे ने सावधानी से गेट का पल्ला एक तरफ सरकाया और भीतर प्रवेश कर गया। गेट से लेकर सदर द्वार तक धूल मिट्टी का ढेर था। स्पष्ट था कि लंबे समय से सफाई भी नहीं की गई। सिंधे के मन में शक की लहर उठी कि वह अब इस घर में है भी कि नहीं। मेन डोर का पल्ला उसने हथेली से थपथपाया। तीसरी बार थपथपाने पर भीतर से दरवाजा खोला गया। खोलने वाला था तो 40 बरस का, परंतु हालातों ने उसे 50 का लगने पर मजबूर कर दिया था। धंसे हुए गाल, कांटे के समान बढ़ी सेव, सिर के छोटे अजीब से लग रहे बाल, हाथों पर झुर्रियां सी नजर आने लगी थी। आंखों के नीचे के स्याह गड्ढों ने ही उसकी उम्र काफी बढ़ा दी थी। उसने प्रश्न भरी निगाहों से सिंधे को देखा। वह कुछ थका थका सा लग रहा था। सिंधे के आने पर भी उसके चेहरे पर किसी प्रकार का उत्साह नहीं उमड़ा था। सिंधे ने उसे देखते ही पहचान लिया था। इससे पहले वह कुछ पूछता, सिंधे ने हाथ से उसे एक तरफ किया और भीतर प्रवेश कर गया। उसने एक निगाह सिंधे पर मारी, सूनी सूनी निगाहों से उसे देखता रहा, फिर पलटा और आगे बढ़कर टूटे अंदाज में कुर्सी पर बैठते हुए कह उठा, आखिर कितना तंग करोगे तुम लोग मुझे? कुछ भी साबित नहीं कर पाए फिर भी मुझे छोड़ते नहीं। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। मार ही क्यों नहीं देते मुझे? खत्म कर दो। सिंधे ने नाक और मुंह में से स्प्रिंग निकालकर जेब में डाल लिए। ऐसा करने के पश्चात उसका असली चेहरा उभरा तो उसे देखकर वह शख्स जोरों से चौंका। तुम टाइगर? हाँ नवाज खां। सिंधे ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कौन लोग तंग कर रहे हैं तुम्हें? मुझे सब कुछ बताओ। नवाज खां फौरन उठा और आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। एकाएक उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। चेहरे पर उत्तेजना के भाव स्पष्ट चमकते नजर आ रहे थे। तुम पाकिस्तान का वाइट टाइगर? 1-2 दिन ही हुए हैं। तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। बहुत बड़ा खतरा उठाया है तुमने। साफ साफ कहो। 3 साल पहले जब तुम पाकिस्तान आए थे तो हर काम में मैंने तुम्हें भरपूर सहायता दी थी, क्योंकि तुमने बिना किसी लालच के खुद को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी। जबकि मैं पाकिस्तानी खुफिया विभाग का एजेंट था, तुम्हारा दुश्मन था। याद है मुझे। तब तुम तो अपना काम समाप्त करके हिंदुस्तान वापस लौट गए थे, लेकिन डिपार्टमेंट वालों को मुझ पर शक हो गया था कि मैं तुम्हारी सहायता करता रहा हूँ। विभाग वाले तुम्हारे खिलाफ क्या कदम उठाने जा रहे हैं, हर बात से तुम्हें अवगत कराता रहा हूँ। उसके बाद वह सब मेरे पीछे पड़ गए, सच्चाई मेरे मुंह से उगलवाने की चेष्टा करने लगे। मेरी नौकरी चली गई। अपने ही घर में एक तरह से मुझे नजरबंद कर दिया। 24 घंटे खुफिया विभाग का कोई ना कोई एजेंट मुझ पर सवार रहता है। मेरा जीना दुश्वार कर दिया। इन लोगों को पूरा विश्वास है कि मैंने अपने देश के खिलाफ और विभाग के खिलाफ काम किया है, परंतु इस बात को यह लोग आज तक साबित नहीं कर पाए। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं तलाश कर पाए। इस पर भी मुझे छोड़ते नहीं। आए दिन तंग करने आ जाते हैं, मेरी पिटाई भी कर देते हैं। बड़े बड़े लालच देते हैं कि मैं अपनी गद्दारी के बारे में उनसे सच कह दूं। मुझे कुछ भी नहीं कहा जाएगा, बल्कि हर तरह की सुख सुविधा दी जाएगी। लेकिन मैं जानता हूँ हकीकत क्या है। एक बार मेरे मुंह से निकलने की देर है कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारा साथ दिया था, तो यह लोग मेरी बोटी बोटी करके चील कौओं को खिला देंगे। 3 साल से यह मुझे कुछ भी करने नहीं दे रहे। राशन पानी डलवा देते हैं, इतना कि मैं भूखा न मरूं। मेरी हर जरूरत को थोड़ा बहुत पूरा कर देते हैं और बदले में जोंक के समान मेरे से चिपके हुए हैं। मुझे तो सांसें भी इन लोगों से पूछकर लेनी पड़ती है। कई बार तो मन में आता है आत्महत्या कर लूं।
सिंधे ने नवाज खां की बीत रही जिंदगी का अंदाजा लगाया। नवाज खां, मैंने तब तुम्हें कहा भी था कि मेरे साथ हिंदुस्तान चलो, लेकिन तुमने यह कहकर मना कर दिया कि फिक्र की कोई बात नहीं, तुम पर कोई शक नहीं करेगा। हाँ, ऐसा ही सोचा था मैंने, परंतु इन हालातों के बारे में मैंने जरा भी नहीं सोचा था। नवाज खान ने लंबी सांस खींचकर कहा, तुम यहाँ से चले जाओ टाइगर। वह लोग तो अक्सर यहाँ आते रहते हैं, यह जगह तो उनके लिए आराम गाह है। आते हैं, मेरे कूलों पर लात मारकर मुझे चाय बनाने को कहते हैं। इसी से सोच सकते हो कि मेरी क्या हालत है। मैं यहाँ से भागकर कहीं और भी नहीं जा सकता। यहाँ से जाने का मतलब है उनके शक को विश्वास में बदलना। वह लोग कहीं न कहीं से मुझे ढूंढ लेंगे और उसके बाद मेरी जान की खैर नहीं। अब चिंता मत करो नवाज खां, मैं तुम्हें इस नर्क जैसी जिंदगी से छुटकारा दिला दूंगा। 3 साल पहले तुमने वास्तव में मेरी बहुत सहायता की थी। तुम्हारे एहसान को मैं भूल नहीं सकता। इस बार जाते समय तुम्हें हिंदुस्तान अपने साथ ले जाऊंगा। हर समय तैयार रहना, मेरी रवानगी किसी भी वक्त हो सकती है। काम समाप्त होते ही मैं पाकिस्तान में नहीं ठहरूंगा। पाकिस्तान क्यों आए हो? मंसूर खान को तो जानते हो ना? हाँ, वह दरिंदा है। 3 सालों में उसने मेरी हालत बिगाड़कर मंसूर खान हिंदुस्तान से गोपनीय फाइल उड़ा लाया है। उसे लेने के लिए ही मुझे यहाँ आना पड़ा। आशा तो है जल्दी काम निपट जाएगा, सिंधे ने गंभीर स्वर में कहा। नवाज खां, तुम्हारे पास शायद मैं नहीं भी आता, परंतु तुमसे कुछ कहना था। क्या? मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान स्थित पाकिस्तान एजेंटों की लिस्ट को मैं कहां से हासिल कर सकता हूं? यह ठीक है कि पिछले 3 सालों से तुम अपने विभाग के भीतरी हालातों से दूर हो, लेकिन इस बात का कुछ तो आइडिया होगा ही तुम्हें। नवाज खां कई पलों तक खामोश रहा, फिर धीमे स्वर में कह उठा, शायद इस बात का जवाब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं देता, लेकिन मेरे विभाग वालों ने 3 सालों में जो मेरी बुरी हालत की है, उसी कारण खुंदक में मैं तुम्हारी इस बात का जवाब दे रहा हूँ। इस तरह के सारे रिकॉर्ड चीफ के पास होते हैं। मंसूर खान के पास होते हैं कि नहीं? नहीं, किसी भी एजेंट को इस बारे में नहीं बताया जाता। मंसूर खान को तो इस बारे में हवा भी नहीं होगी, और चीफ ऐसा रिकॉर्ड कहाँ रखता है, इस बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है नवाज खां, मैं चलता हूँ और वादा करता हूँ कि इस बार जाते समय तुम्हें हिंदुस्तान अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें सब कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, तुम तैयार रहना। नवाज खां सिर हिलाकर रह गया। सिंधे ने नाक और मुंह में स्प्रिंग डाले और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर अंधेरा घिरना आरंभ हो गया था। ज्यों ही उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो ठिठक कर रह गया। ठीक सीने पर रिवॉल्वर की नाल आ टिकी। सिंधे हिल भी नहीं सका। सामने मंसूर खान अपने एक साथी के साथ खड़ा था। उसने भी रिवॉल्वर थाम रखी थी। मंसूर खान की आंखों में तीव्र बहसी चमक लहरा रही थी। चलो पीछे, मंसूर खान ने दांत पीसते हुए कहा। सिंधे उल्टे पांव पीछे हटता हुआ कमरे में आ गया। उसके ठीक सामने मंसूर खान और उसके साथी थे। एक तरफ नवाज खां हक्का बक्का खड़ा था। तुम दरवाजे के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाओ, मंसूर खान ने अपने साथी से कहा, परंतु उसकी आंखें सिंधे के सारे शरीर पर घूम रही थी कि वह कोई गलत हरकत न करे। अगर इन दोनों में से कोई भी ज्यादा स्मार्ट बनने की चेष्टा करे, चालाकी करे, तो शूट करने में देर न लगाना। इस बात की भी परवाह नहीं करना कि कहीं गोली मुझे न लग जाए। जो भी हो, इन लोगों को नहीं बचना चाहिए। ओके, कहते हुए वह पलटा और दरवाजे के बीचों बीच जा खड़ा हुआ, सतर्क, सावधान, हर तरह के हालातों का मुकाबला करने को तैयार। रिवॉल्वर वाला हाथ उसने तान रखा था। सिंधे सिर्फ इतना मौका चाहता था कि जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले सके, परंतु मंसूर खान सिवाय सांस लेने के उसे और कोई मौका देने को तैयार नहीं था। वह जानता था सिंधे को मौका देने का मतलब था उसकी मौत, और अपनी मौत को भला वह कैसे गंवारा करता। हैरानी तो हो रही होगी तुम दोनों को कि मैं यहाँ कैसे आ गया। मंसूर खान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। नवाज खां, मैं तुम्हें अक्सर कहता था कि तुमने हिंदुस्तानी जासूस टाइगर की सहायता की थी, तभी वह पाकिस्तान से बचकर निकल गया था, परंतु तुमने कभी भी इस बात का इकरार नहीं किया, जबकि इस बात का मुझे पूरा विश्वास था। लेकिन बिना सबूतों के मैं तुम्हारा बंडल नहीं बांध सकता था। खुदा का शुक्र है कि कुछ देर पहले यूं ही मुझे इस बात का ख्याल आ गया कि हो सकता है टाइगर पुराने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए तुमसे मिलने की कोशिश करे।
यह सोचकर मैं यहाँ आ गया ताकि पहरे के लिए अपने साथी को यहाँ छोड़ सकूं, और यहाँ आते ही मैंने तुम दोनों को भीतर बातें करते पाया। इसे कहते हैं मुकद्दर। किसका मुकद्दर मंसूर खान, तुम्हारा या मेरा? सिंधे लापरवाही से मुस्कुराया। हम दोनों का, मेरा अच्छा और तुम्हारा बुरा। यह बात तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? हो सकता है तुम्हारा मुकद्दर बुरा हो। मेरे हाथ में थमी रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाने की जरूरत है कि अच्छा बुरा सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। मंसूर खान ने एक एक शब्द चबाकर वैसी स्वर में कहा। टाइगर, जब से तुमने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा है, हंगामा मचा रखा है, कई सरकारी ऑफिसरों के कत्ल कर डाले हैं। तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करने की मेरी इच्छा समाप्त हो चुकी है। अब तो तुम्हारी लाश ही मुझे चैन दे सकती है। सिंधे के कुछ कहने से पहले ही नवाज खां बोल पड़ा। मंसूर खान, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, किसी का एहसान कभी नहीं भूल सकता। टाइगर ने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी। मेरी जिंदगी इसकी अमानत है। इसे मारने से पहले तुम्हें मेरी हत्या करनी होगी। जब तक मैं हूं तुम इसे नहीं मार सकते। देश के गद्दार, चिंता मत कर, पहले मैं तुझे ही शूट करूंगा। मंसूर खान की आंखों में खून का समंदर नाच उठा। काश यह काम मैंने 3 साल पहले ही कर दिया होता। नवाज खान दृढ़ इरादे के साथ सिंधे के सामने जा खड़ा हुआ। मंसूर खान की उंगली हिली जो ट्रिगर पर अटकी हुई थी। मौत का आखिरी क्षण था। सिंधे ने नवाज खां को धक्का दिया और खुद भी एक तरफ हट गया। गोली चली लेकिन खाली गई। इससे पहले कि मंसूर खान या उसका साथी पुनः फायर करते, सिंधे ने चीते की तरह मंसूर खान पर छलांग लगाई। उसका जिस्म मंसूर खान से टकराया। मंसूर खान का शरीर उछला और दरवाजे पर खड़े अपने साथी से जा टकराया। दोनों लुढ़कते हुए दरवाजे के पार बरामदे में जा गिरे। इससे पहले कि वह संभलकर कुछ कर पाते, सिंधे ने तुरंत दरवाजा बंद करके भीतर से सिटकनी लगा दी। नवाज खां, सिंधे जल्दी से बोला, बाहर निकलने का दूसरा रास्ता है? हाँ, पीछे की तरफ दरवाजा है, नवाज खां के होंठों से निकला। सिंधे ने वक्त जाया नहीं किया। नवाज खां का हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ भागता चला गया। नवाज खां को होश आया। उसके कदम भी सिंधे के साथ मिल गए। कुछ ही क्षणों में वह पिछले दरवाजे के बाहर पतली गली में थे। बाहर रात का गहरा अंधेरा छा चुका था। अंधेरे में हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। वह रुके नहीं, दोनों गली में सीधा भागते चले गए। सिर्फ उनके कदमों की आहटें गूंज रही थी। क्योंकि मंसूर खान के रिवॉल्वर से धमाका हो चुका था, इसलिए आवाज सुनकर 2-1 लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोलकर बाहर झांका भी। सिर्फ झांका और उन्हें दौड़ते देखते रहे। कुछ ही क्षणों में वह दोनों गली के बाहर थे। मंसूर खान और उसके साथी की तरफ से अभी तक कोई हरकत नहीं हुई थी, परंतु सिंधे जानता था कि 2 पल बीतते बीतते ही मंसूर भूत की तरह कहीं से निकलकर उसके सिर पर सवार हो जाएगा। कुछ दूर ही उसे अपनी टैक्सी नजर आई। नवाज, टैक्सी में, कहते हुए सिंधे टैक्सी की तरफ भागा। नवाज खां उसके पीछे। वह टैक्सी ठीक उस गली के सामने खड़ी थी जिस तरफ नवाज खां के घर का फ्रंट था। टैक्सी में बैठते हुए सिंधे ने गली में झांका तो वहां उसे एक और गाड़ी खड़ी नजर आई जो कि स्पष्ट था कि मंसूर खान की थी। नवाब भी टैक्सी में बैठा। सिंधे ने टैक्सी स्टार्ट की थी कि नवाज खां के घर से उसे मंसूर खान और उसका साथी निकलते दिखाई दिए। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर दबे स्पष्ट नजर आ रहे थे। भागते हुए वह गली के मोड़ की तरफ आ रहे थे। टाइगर, वह आ रहे हैं, नवाज खां के होठों से निकला। सिंधे के होंठ सख्ती से भिज चुके थे। आंखों में शैतानी चमक उजागर हो चुकी थी और रिवॉल्वर हाथ में आ गया था। निगाहें उन दोनों पर थी। ज्यों ही वह कुछ करीब आए, ड्राइविंग सीट पर बैठे सिंधे ने रिवॉल्वर सीधी की। बगल में बैठा नवाज खां सीट की पुश्त से चिपक गया। उसकी आंखों में भय की परछाइयां नाच उठी थी। तभी जैसे मंसूर खान ने दूर होते हुए भी हालातों को भांप लिया, उसने चीख कर अपने साथी को खतरे से आगाह किया और खुद एक तरफ छलांग लगा दी। 2 क्षण तो मंसूर खान का साथी मंसूर खान के शब्दों को नहीं समझा। जब समझा तो देर हो चुकी थी। सिंधे के रिवॉल्वर से गोली निकली और ठीक उसकी छाती में जा लगी। उसे उछलकर पीठ के बल गिरते स्पष्ट देखा गया। मंसूर खान ओट ले चुका था। रुकने का अब कोई फायदा नहीं था। सिंधे ने होंठ भींचकर गाड़ी को गियर में डाला और भगा दिया। हेडलाइट ऑन कर ली। तभी पीछे से फायर हुआ।
परंतु टैक्सी रिवॉल्वर की गोली की जद से दूर जा चुकी थी। नवाज खान ने चैन की लंबी सांस ली। चेहरे पर अभी भी उखड़े उखड़े भाव थे। टैक्सी आंधी की तरह भागी जा रही थी। तुमने, नवाज खान ने लंबी सांस लेकर कहा, आज दूसरी बार मेरी जान बचाई। नहीं नवाज खां, आज तो तुम मेरे कारण अपनी जान देने पर तुल गए थे। शिंदे ने नवाज खां के चेहरे पर निगाह मारते हुए कहा, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मंसूर खान की निगाहों में मैं गद्दार साबित हो चुका था। मेरी मौत तो निश्चित ही थी, 10 मिनट पहले आती या बाद में, बस यही फर्क था। मंसूर खान की रिवॉल्वर के सामने मैं इसलिए जा खड़ा हुआ था कि वह मेरे फेर में पड़ जाए और तुम किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाओ। हुआ भी ऐसा ही, हम दोनों बच गए। मंसूर खान ने तो मुझ पर फायर कर ही दिया था। नवाज खान ने आंखें बंद कर ली। शिंदे ने जवाब में कुछ नहीं कहा। एक बात बताओ टाइगर, तुम मेरे साथ वहां से भागे क्यों? एकाएक नवाज खान ने कहा। वहां तो सिर्फ 2 थे, तुम आसानी से मंसूर का मुकाबला कर सकते थे। अवश्य कर सकता था, शिंदे ने सिगरेट सुलगाकर कहा, लेकिन मैं इस वक्त खामखा के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। बहुत जरूरी काम करना है रात को मुझे, सिर्फ चंद घंटों के बाद। अगर मैं मंसूर खान से टक्कर ले बैठता तो जो काम मुझे करना है उसमें अड़चन आ सकती थी। नवाज खान समझने वाले भाव में सिर हिलाकर रह गया। हाँ, अगर रात को मुझे काम नहीं करना होता तो इस वक्त मैं पूरी कोशिश करता कि मंसूर खान को किसी तरह जिंदा पकड़कर उससे पूछता कि वह फाइल कहाँ है। यह बात तो पूछनी चाहिए थी मंसूर खान से। तुमने तो सुनहरी मौका खो दिया। जिस सुनहरी मौके की बात तुम कर रहे हो वह जल्दी ही आएगा नवाज खान। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ऐसी जगह पर जहां तुम्हारी जान को किसी प्रकार का खतरा न हो। तुम्हें हिंदुस्तान ले जाऊंगा। यहाँ पर तुम्हारी जान सलामत नहीं है। अब तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और यह सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 3 साल पहले तुमने मेरी सहायता की थी और आज इसी कारण तुम्हारी जिंदगी नर्क बन चुकी है। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। नवाज खान उसे देखता रहा, कुछ भी नहीं कह सका वह। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड नंबर 3 यहीं पर विराम लेता है। इसके पश्चात आप लोगों से पुनः भेंट होगी इसी उपन्यास के क्लाइमैक्स यानी एपिसोड नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।